आज 24 अप्रैल 2026 है और आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक दिन की बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। बिल्कुल। और अगर हम इतिहास के पन्नों को ठीक 53 साल पीछे पलटें, यानी 24 अप्रैल 1973 में जाएं, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। हाँ, और आज हमारी टेबल पे जो रिसर्च नोट्स और पुराने कानूनी दस्तावेज रखे हैं ना, वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं लगते। सच में, ये दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव के मठ की जमीन का विवाद, मतलब एक ऐसा मुद्दा जो बहुत आम लग सकता था, उसने इस सदी का सबसे बड़ा सैद्धांतिक सवाल खड़ा कर दिया। और वो सवाल ये था कि इस देश में सर्वोच्च कौन है, संसद या फिर हमारा संविधान? चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। इस पूरी बहस को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हमारा संविधान एक बहुत बड़ा और पुराना घर है। एक बहुत ही खूबसूरत घर। हाँ, अब जो देश की संसद है उसके पास इस घर के नवीनीकरण मतलब रेनोवेशन करने का पूरा अधिकार है। वो चाहे तो दीवारों का रंग बदल सकते हैं, नई खिड़कियां लगा सकते हैं। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस रेनोवेशन के नाम पर वो उस घर की नींव ही खोद सकते हैं? मतलब क्या वो उन खंभों को ही गिरा सकते हैं जिन पर वो पूरा घर टिका हुआ है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन पुराने कानूनी दस्तावेजों को गहराई से खंगालते हैं ना, तो ये सिर्फ कानूनी धाराओं की बहस नहीं लगती। तो फिर ये क्या था? देखिए, ये दरअसल दो बहुत ही मजबूत विचारों के बीच का टकराव था। एक तरफ एक नया आजाद हुआ राष्ट्र था। सरकार चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी सामाजिक और आर्थिक विकास करे, मतलब गरीबी दूर करे। हाँ, वो तो किसी भी नई सरकार की प्राथमिकता होगी। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ वो बुनियादी अधिकार भी थे जो उसी राष्ट्र ने अपने नागरिकों को संविधान के जरिए दिए थे। तो ये मामला इस बात की ऐतिहासिक जद्दोजहद था कि जब देश का विकास और नागरिक के निजी अधिकार आमने सामने आ जाए तो क्या किया जाए। समझ गया। और इस टकराव की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस चिंगारी को समझना होगा जिसने इस पूरी आग को जन्म दिया। मेरा मतलब है, आखिर ये केशवानंद भारती थे कौन? असल में वो केरल के एडनीर मठ के प्रमुख थे। मैंने इन पुराने आर्टिकल्स में पढ़ा कि 1970 के दशक का माहौल बहुत अलग था। उस समय देश में भूमि सुधार या कहें कि लैंड रिफॉर्म्स की लहर चल रही थी। हाँ बिल्कुल, केंद्र और राज्य सरकारें बहुत आक्रामक नीतियां बना रही थी। मतलब उनका लक्ष्य था कि बड़े जमींदारों और मठों के पास जो असीमित जमीनें हैं उन्हें जब्त किया जाए और गरीब किसानों में बांट दिया जाए। और इसी कड़ी में केरल सरकार ने कुछ कड़े कानून पारित किए। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं की जमीन को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। तो एडनीर मठ की जमीन भी इसी कानून के तहत छिन रही थी? हाँ, लेकिन केशवानंद भारती जी ने चुपचाप हार नहीं मानी। उन्होंने इस भूमि सुधार कानून को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और उनका तर्क क्या था? उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार देता है, जैसे अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की आजादी। और उस समय तो संपत्ति रखने का भी मौलिक अधिकार हुआ करता था ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार भी था। उनका कहना था कि अगर एक मठ से उसकी जमीन और आय का साधन ही छीन लिया जाएगा तो वो अपना धार्मिक काम कैसे करेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। इन दस्तावेजों को देखते हुए कोई भी सोच सकता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रभावशाली व्यक्ति की अपनी जमीन बचाने की कोशिश नहीं थी? ऐसा लग सकता है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। मतलब एक मठ की जमीन का मामला अचानक से पूरे देश के संविधान के अस्तित्व के लिए खतरा कैसे बन गया? जमीन छिन रही थी एक इंसान की, लेकिन दांव पर पूरा लोकतंत्र कैसे लग गया? देखिए, विवाद जमीन से ही शुरू हुआ था, पर अदालत तक पहुंचते पहुंचते इसने एक बहुत बड़ा वैचारिक रूप ले लिया। सरकार की तरफ से जो वकील थे, उनका तर्क बहुत ही सॉलिड था। उन्होंने क्या कहा कोर्ट में? उन्होंने सीधे संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला दिया। ये वो प्रावधान है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो सरकार का कहना था कि वो कुछ भी बदल सकते हैं। हाँ, उनका तर्क था कि इस अनुच्छेद के तहत संसद के पास असीमित शक्तियां हैं। अगर देश से गरीबी मिटाने के लिए मौलिक अधिकारों को भी बदलना पड़े तो चुनी हुई संसद ऐसा कर सकती है। क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए। बिल्कुल।
लेकिन दूसरी तरफ केशवानंद भारती के वकीलों का कहना था कि अगर संसद की शक्ति असीमित हो गई तो कल को वो कोई भी कानून पास करके सारे अधिकार खत्म कर देंगे। या शायद लोकतंत्र को ही खत्म कर देंगे। सही बात है। इसीलिए उनका तर्क था कि संविधान में बदलाव करने की शक्ति की कोई ना कोई सीमा जरूर होनी चाहिए। और इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मतलब ये कोई पहला मौका तो नहीं था जब अदालत और सरकार ऐसे आमने सामने आए। बिल्कुल नहीं। अगर हम टाइमलाइन देखें तो ये रस्साकशी 1951 से ही शुरू हो गई थी, जब पहला संविधान संशोधन आया था। हाँ, तब भी जमीन के पुनर्वितरण का ही मुद्दा था। मैंने पढ़ा है कि शुरुआती दौर में, जैसे 1951 के शंकरी प्रसाद केस और 1965 के सज्जन सिंह केस में, कोर्ट ने सरकार का ही साथ दिया था। हाँ, उन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संसद के पास कुछ भी बदलने की शक्ति है। तो शुरुआती सालों में न्यायपालिका भी यही मानती थी कि देश को विकास की जरूरत है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हाँ, लेकिन फिर 1967 में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आया, गोलकनाथ के। अरे हाँ, ये तो बहुत ही मशहूर केस है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की एक बड़ी बेंच बैठाई और उन्होंने अपने ही पुराने दोनों फैसलों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। क्या बात कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह पलट दिया? हाँ, गोलकनाथ केस में अदालत ने कहा कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। वो इतने पवित्र हैं कि चुनी हुई सरकार भी उन्हें कम करने वाला कानून नहीं बना सकती। ये तो बिल्कुल किसी खेल की तरह है जहां अंपायर बीच मैच में अचानक नियम बदल रहा है। ये तुलना काफी सटीक है। मतलब पहले 15 साल तक अदालत कह रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और फिर अचानक कहते हैं कि रुक जाइए, मौलिक अधिकार एक लक्ष्मण रेखा है। और सरकार के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। जाहिर है, जो सरकार गरीबी हटाओ के वादे करके सत्ता में आई थी, उसके तो सारे काम ठप पड़ गए होंगे। बिल्कुल। इस फैसले ने कल्याणकारी नीतियों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और जमीनों के अधिग्रहण पर ब्रेक लगा दिया था। क्योंकि हर जगह संपत्ति का मौलिक अधिकार आड़े आने लगा। हाँ, और जब राजनीतिक इच्छा शक्ति और कोर्ट के फैसलों के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाती है तो टकराव होना तय है। सरकार चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, इन रिसर्च पेपर से साफ दिखता है कि सरकार ने कमाल की रणनीति अपनाई। हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें संविधान का हवाला देकर रोक रहा है तो हम संविधान को ही बदल देंगे। और अदालत के हाथ बांधने के लिए उन्होंने एक एक करके 3 बड़े ताले लगाए, 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन। सही कहा। 1971 में जो 24वां संशोधन आया, उसका एक ही मकसद था, गोलकनाथ केस के फैसले को खत्म करना। मतलब उन्होंने संविधान में ही लिख दिया कि संसद किसी भी हिस्से को बदल सकती है और अदालत कुछ नहीं कर सकती। और इसके तुरंत बाद वो 25वां संशोधन लाए, जो संपत्ति के अधिकार पर सीधा प्रहार था। इसमें मुआवजे वाली बात थी ना? हाँ, पहले नियम था कि जमीन लेने पर बाजार भाव से मुआवजा देना होगा। सरकार ने संविधान से वो शब्द ही हटा दिया और उसकी जगह रकम शब्द लिख दिया। मतलब सरकार जो भी रकम तय करेगी, चाहे वो कितनी भी कम क्यों ना हो, उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि लोक कल्याण के नाम पर कोई नागरिक समानता के अधिकार का रोना लेकर कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन जिस चीज ने सीधे केशवानंद भारती को प्रभावित किया वो था 1972 का 29वां संशोधन। हाँ, जिसने केरल की उस भूमि सुधार कानून को सीधे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब ये 9वीं अनुसूची क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये संविधान के अंदर बना एक ऐसा ब्लैक होल था जिसमें अगर किसी कानून को डाल दिया जाए तो उस पर न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब देश की कोई भी अदालत उस कानून को देख ही नहीं सकती थी। और इसी तिजोरी में केरल का वो कानून डाल दिया गया जिसने मठ की जमीन छीनी थी। लेकिन रुको, अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। कैसे? अगर देश की संसद खुद ही एक ऐसा नियम बना रही है कि हम जो भी कानून बनाएंगे उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, तो क्या ये पूरी व्यवस्था को निरंकुश नहीं बना देता? ये तो है। मतलब फिर तो कल को वो चुनाव रद्द कर सकते हैं या न्यायपालिका को ही बंद कर सकते हैं। ये तो तानाशाही की तरफ एक कदम लग रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और केशवानंद जी के वकीलों का भी कोर्ट में ठीक यही पॉइंट था कि शक्ति की कोई सीमा होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि संशोधन करने का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज के मूल अस्तित्व को ही मिटा दें। बात तो सही है। अगर संसद को असीमित शक्तियां दे दी गई तो वो धीरे धीरे उस दस्तावेज को ही खत्म कर देंगे जिसने उन्हें शक्ति दी है। और इसी मोड़ पर आता है भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा दिन, जब एक तरफ संसद कह रही थी कि हम सर्वशक्तिमान हैं और नागरिक कह रहे थे
कि हमारे अधिकार सर्वोपरि हैं। और इसी टकराव का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इन दस्तावेजों में लिखा है कि इस मामले को सुनने के लिए पूरे 13 जजों की बेंच बैठी थी। भारतीय इतिहास में आज तक इससे बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी। लगातार 68 दिनों तक सुनवाई चली। बाप रे, 68 दिन। हाँ, एक एक शब्द और कानूनी नजीर को खंगाला गया। और फिर वो दिन आया 24 अप्रैल 1973। और फैसला क्या आया? फैसला 7-6 के बहुत ही बारीक बहुमत से आया था। 7 जज एक तरफ थे और 6 जज दूसरी तरफ। आप सोचिए, सिर्फ एक जज के नजरिए ने पूरे देश के भविष्य की दिशा तय कर दी। ये दिखाता है कि वो सवाल कितना मुश्किल था। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस 700 से ज्यादा पन्नों के फैसले का निचोड़ क्या था? कोर्ट ने एक बहुत ही बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सरकार से कहा कि ठीक है, आप सामाजिक कल्याण के लिए संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में भी। ये सुनकर तो सरकार खुश हो गई होगी। शुरुआत में हाँ, लेकिन कोर्ट ने एक ऐतिहासिक शर्त लगा दी। वही घर के रेनोवेशन वाला उदाहरण। कोर्ट ने कहा कि आप खिड़कियां बदल सकते हैं, लेकिन आप उस घर की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब आप बुनियादी खंभों को नहीं गिरा सकते। बिल्कुल। और अदालत ने उस 9वीं अनुसूची वाले ब्लैक होल पर भी रोक लगा दी। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि न्यायिक समीक्षा तो खुद इस मूल ढांचे का एक हिस्सा है। आप किसी कानून को अदालत से छिपा नहीं सकते। सही बात है। लेकिन जब मैं इन दस्तावेजों को पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। क्या बात? ये जो मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो संविधान की किताब में कहीं लिखा ही नहीं है। क्या जजों ने सरकार को रोकने के लिए हवा में से एक काल्पनिक सिद्धांत गढ़ लिया? ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के दर्शन को समझें तो ये संविधान की आत्मा को पहचानने की कोशिश थी। मतलब उन्होंने खुद से कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी? नहीं, उन्होंने जानबूझकर इसे किसी सख्त परिभाषा में नहीं बांधा। उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि लोकतंत्र होना, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, ये सब मूल ढांचा है। समझ गया। मतलब समय के हिसाब से अदालत तय करेगी। हाँ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे अदालत ने संसद को नीतियां बनाने की आजादी भी दे दी और लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से भी रोक लिया। इस फैसले ने स्थापित कर दिया कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। बिल्कुल सही। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे एक व्यक्ति की अपनी जमीन बचाने की लड़ाई हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ढाल बन गई। अगर इन सारे स्रोतों का निचोड़ निकाले तो ये सिर्फ एक अदालती आदेश नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। भले ही केशवानंद भारती अपना केस हार गए, सरकार ने उनकी जमीन ले ही ली, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने लोकतंत्र को एक ऐसी मजबूत बुनियाद दे दी जो आज तक टिकी है। हाँ, इस फैसले ने शक्ति के दुरुपयोग पर हमेशा के लिए एक मजबूत पहरा बिठा दिया है। लेकिन इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन दस्तावेजों से निकल कर आता है। वो क्या? हमने ये तो मान लिया कि मूल संरचना के सिद्धांत ने लोकतंत्र को बचाया, लेकिन अगर सोचा जाए, चूंकि ये मूल ढांचा कहीं लिखा नहीं है और इसकी व्याख्या पूरी तरह से कुछ जजों के हाथ में है, तो क्या ये खुद एक असीमित शक्ति नहीं बन जाती? बिल्कुल। क्या भविष्य में इसका इस्तेमाल किसी चुनी हुई सरकार के प्रगतिशील कानूनों को मनमाने ढंग से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। मतलब जब बिना चुने हुए जज ही ये तय करेंगे कि मूल ढांचा क्या है, तो फिर इन लोकतंत्र के रक्षकों की रक्षा कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है जो आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी।